नमस्कार बुद्धिजीवियों, मैं के कुंदन आप लोगों का एक बार फिर से बकलोल ज्ञानी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जो अपनी रीजनिंग की जो क्लासेज है उसमें हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा रहे थे, बैठक व्यवस्था, जिसमें कि हमने अभी तक दो क्लासेज की है। दो क्लासेज में हमने पहले जो क्लासेस थी उसमें आपको जो क्लोज सरफेस थी वो हमने बताए थे कि क्लोज वाले में मतलब स्क्वायर में या फिर सर्कल में कैसे आपको पढ़ना है। और एक्चुअली हमने घड़ी की जो हेल्प से बताया था कि कैसे आपको घड़ी की हेल्प से करना है, राइट लेफ्ट ये सब सारी बातें आपको मैंने बता दिया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरे क्लासेस में क्या किया था, तो आपको जो लाइन वाली जो सिटिंग है मतलब बैठक का स्टाइल लाइन के माध्यम से लाइन के थ्रू कैसे किया जाता है, तो वो मैंने आपको बताया था। आज हम वही लाइन वाली जो क्वेश्चन उस पर कुछ आगे क्वेश्चन करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको जो कुछ मैं घर पे करने के लिए क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन आप करके देखना। तो आज की ये क्लासेज हमारी लास्ट और आखिरी क्लासेज होगी सिटिंग अरेंजमेंट बैठक व्यवस्था के लिए। तो मैंने घड़ी का जो हेल्प था वो अगर बायां चल रहा है तो घड़ी की दिशा में, अगर दायां चल रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन जो थे मैंने आपको पहले ही करा दिए थे कि कैसे मतलब है। और यहाँ तक शायद हमने कर लिए थे, ये वाले क्वेश्चन यहाँ तक हमने पूरी क्वेश्चन कंप्लीट कर ली थी। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं, इससे आगे का देखते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिया हुआ है लाइन में बैठे हुए और छह लड़के बोल रहे हैं कि छह जो लड़के हैं वो क्या है, एक सर्कल में बैठे हुए हैं और वो पूरब की ओर देख रहे हैं। तो अगर वो पूरब की ओर देख रहे हैं ना, तो वो आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि पूरब की ओर देख रहे हैं मतलब इधर सबका मुंह इधर होगा, मतलब सारे साइड इधर होंगे। तो हमारा जो एरो का डायरेक्शन होगा ना वो इस तरह से होगा, मतलब ऐसे। अब हम जो डायग्राम पिक्टोरियल बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे या तो फिर ऐसे बनाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज हमारी ऐसी होगी, मतलब घड़ी की दिशा में इस तरह से होगा ये वाली डायग्राम। और एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में हमारा इस तरह का डायग्राम होगा। समझ में आ रहा है ना आपको? अगर बोल देगा कि सारे के सारे बच्चे जो है एक लाइन में बैठे हुए हैं, पूरब की तरफ बैठे हुए हैं, तो अगर उसमें दिया हुआ कि वो ए जो है बी के दाएं तीसरा है, तो बी के दाएं तो हमने बी यहाँ लिखा, और दाएं है ना तो दाएं यहाँ पर हम लिखेंगे। और इसको इस तरह से देख रहे हो, ये डायरेक्शन हमारा क्या है, ये जो एरो है वो पूरब की तरफ शो कर रहा है। अगर बोल देगा कि ए जो है बी के बाएं चौथा है, तो हम क्या करेंगे, ए जो है बी के बाएं है ना, बी के बाएं तो बी के बाएं, तो इस तरह से हम मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। या नहीं तो हम क्या करेंगे कि उसे ऊपर उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ बना लेंगे, और उसी जो हमारी रो, जैसे मान लो हमने इसको इस डायरेक्शन में बिठा लिया, सारे हमारे इस डायरेक्शन में बैठ गए, मतलब उत्तर की दिशा में सारे लड़के बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को, ये जो हमारी रो है, इसको हम क्या करेंगे कि पूरब की तरह रोटेट कर लेंगे। मतलब इसे हम 90 डिग्री पे अगर रोटेट कर लेते हैं, किधर, घड़ी की दिशा में, मतलब इसको ऐसे करके रोटेट कर लेते हैं इधर से, तो ये इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से, और सारे ऐसे बैठ जाएंगे। देख रहे हो? तो या तो आप डायरेक्ट पूरब की तरफ बिठा लो, या नहीं तो आप उत्तर की तरफ बिठा करके उसे घुमा लो, किधर, पूरब की तरफ। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हो कि हमें डायरेक्ट ही करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से, ये जो हमारा दिया हुआ है आपका, तो इस तरह से आपको बिठाना पड़ेगा, जिसमें एरो जो होगा, अब एरो आपका पूरब की तरफ होगा। अगर आपको पश्चिम की तरफ दिया हुआ है तो आपका एरो पश्चिम की तरफ होना चाहिए, तो उसमें किधर से जाएगा, इधर से जाएगा ऐसे, और इधर से ऐसे। मतलब अगर आपको ऐसे, अगर मान लो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, अगर ये दिया है कि सारे के सारे बच्चे पश्चिम की तरफ दे रहे हैं ना, तो आपका जो बैठाने का होगा ए बी के, ए यहाँ पे जैसे देख लेते हैं कि ये डायग्राम दिया हुआ है कि बी ई के निकटतम दाएं है, निकटतम मतलब पड़ोसी है, तुरंत दाएं है। तो ई के, तो हम यहाँ पे ई लिखा, और दाएं, तो दाएं के लिए हमारा घड़ी कैसे चलेगा, ऐसा चलेगा ना, इधर से चलेगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बी को बिठा लेंगे। ठीक है, अगर वहीं आपका अभी ये किस तरफ देखता, दक्षिण की तरफ देख रहा होता, तो हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम ई लिखते हैं, यहाँ पे बी लिखते हैं, और इसको इस तरह से, मतलब नीचे की तरफ। वहीं अगर पूरब की तरफ बैठा होता तो हम यहाँ पे ई लिखते, यहाँ पे बी लिखते, और ये यहाँ से ऐसे चलता पूरब की तरफ। अगर ये उत्तर की तरफ बैठा होता तो कैसे करते, यहाँ पे ई लिखते, यहाँ पे हम बी लिखते, और ये उत्तर की तरफ। तो देख रहे हो, उत्तर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ हमारा एरो ऊपर जा रहा है, पूरब की तरफ हमारा एरो पूरब की तरफ जा रहा है।
दक्षिण की तरफ तुम्हारा ऊपर एरो दक्षिण की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ देख रहा है। अगर पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है तो हमारा एरो पश्चिम। तो आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, इस तरह से समझना पड़ेगा, खुद आपको करना पड़ेगा। यानी तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्या करो, सारे को उत्तर की तरफ बिठा लो, ऐसे उत्तर की तरफ बिठा लो। अगर वो बोल रहा है कि आपको इसे पश्चिम की तरफ बिठाना है तो इसको यहां से रोटेट करके ऐसे कर लो, समझ रहे हो ना, इधर ऐसे कर लो पश्चिम की तरफ। अगर बोल रहा है पूरब की तरफ करना है तो उसको रोटेट करके इधर बिठा लो, ऐसे करके सारे पूरब हो जाएंगे। अगर बोल रहा है कि पश्चिम दक्षिण की तरफ करना है तो इसको रोटेट करके मतलब वन क्या बोलते हो 180, मतलब रिवर्स कर लो, उस साइड से इधर कर देते हैं, मतलब जस्ट रिवर्स कर दो और ये सारे इधर बैठ जाएंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। अगर आपको, लेकिन मेरे हिसाब से क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करो और डायरेक्ट बिठा लो। अगर पूरा किताब बोला तो आप पिक्टोरियल उसी हिसाब से बना लो और फिर उसको उस तरह से बिठा लो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप इस तरह से डायग्राम बनाते हो फिर उसको पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ फिर से अलग डायग्राम बना करके फिर से बिठाते हो, दो बार बिठाना हो गया ना, तो इसमें क्या होता है कि टाइम आपको थोड़ा ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए, मैंने सारी बातें आपको समझा दी। अब क्वेश्चन में आएंगे पूरब की तरफ बैठना है पश्चिम की तरफ बैठना है, तो मैं तो डायरेक्ट बिठा दूंगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उत्तर की तरफ, सबको उत्तर की तरफ, पूरब दिया हुआ है पश्चिम दिया हुआ है दक्षिण कोई मतलब नहीं है, सबको क्या करो आप पूरब की तरफ बिठा लो, सॉरी उत्तर की तरफ बिठा लो। और जब उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ बिठाने के बाद ना उसको घुमा लो, कैसे किधर जाना है। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि जैसे देख लो, अगर सबको सबको आपने उत्तर की तरफ बिठा लिया तो आपको पूरब पश्चिम दक्षिण ऐसे करना है ना। तो देखो पूरब की तरफ बैठा हुआ है सबका सब बंदा, ये पूरब की तरफ, उसे पश्चिम की तरफ लाना है तो इधर लाना पड़ेगा ना इधर आना पड़ेगा, तो आपको इधर की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। अगर पूरब उत्तर की तरफ बैठा हुआ है पूरब की तरफ रोटेट करना है तो उसको आप इधर की तरफ घुमाना पड़ेगा, तब ना पूरब की तरफ बैठेगा, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन अगर उत्तर की तरफ है उसे पश्चिम दिशा में बैठना है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, समझ रहे हो ना आप। अगर उसे आप दक्षिण की तरफ बैठाना है तो उसको जस्ट रिवर्स कर दो। यहां तक तो आप समझ गए, ठीक है ना। यहाँ से 180 डिग्री आपको जाना पड़ेगा, इधर के लिए 90 डिग्री जाना पड़ेगा रिवर्स, तो घड़ी के विपरीत दिशा में। यहाँ से 90 डिग्री जाना पड़ेगा लेकिन घड़ी के दिशा में। तो ये सब सारी बातें आप समझ गए हो, मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से। सी क्वेश्चन जो हमारा है वो ऐसे दिया हुआ है कि सी जो है वो ए और ए के बीच में है। ए हमारा ए और ई के बीच में कौन है, सी। ए और ई के बीच में सी है तो हमने बिठा लिया। अब बोल रहा है कि बी ई के निकटतम दाएं, तो ई के निकटतम दाएं, तो ई के निकटतम दाएं हम किसको बिठा लिए, बी को, हो गया। अब दिया है लेकिन डी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है कौन, डी की बात हो रही है, डी के तुरंत दाएं, तो पहले हम डी लिखेंगे, तो डी हम यहां लिख लेते हैं। और इसके तुरंत बाएं कौन है, बी बैठा हुआ है। एफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, एफ दाएं छोर पर नहीं बैठा है, तो एफ इसका मतलब हो गया कि दाएं छोर पर नहीं बैठा है तो इस साइड नहीं होगा, है ना। तो एफ को हम क्या करते हैं, ये राइट साइड ना, राइट साइड पे एफ क्या है, नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा इस टाइप का एरो है वो किनारे की शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि किनारे के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो ये एरो रख लो या क्रॉस कर लो। तो यहाँ पे दो दो क्रॉस लिखेंगे तो गलती हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एरो ले लिया, मतलब एफ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, राइट छोर ये हमने लिख दिया आर, और इंड हो गया, कोई एक इंड हो गया तो उस छोर पे आर एफ नहीं है। देखो हम डायग्राम को बनाएंगे, कैसे बनाना है। हमने इस तरह से एक डायग्राम खींच लिया, लकीर टेढ़ी हो गई, ऐसे लकीर खींच ली। अब देखते हैं क्या करते हैं, बी को बिठाते हैं, बी को बिठा दिया। अब बी से हम क्या करेंगे, तो ई से बी के पास आएंगे ना, तो ई हम अगर यहां बिठाएंगे तब ना बी के पास आएंगे, ऐसे करके, देख रहे हो जैसे बिठाया हमने वैसे बिठा दिया। अब क्या है कि हम अब डी से जाएंगे बी के पास, और दोनों इमीडिएट है, तो हम यहाँ पे डी रखते हैं और डी से जाएंगे बी के पास। तो यहां तक हमारा तीन बंदा बैठ गया, तीन बंदे बैठे, टोटल 6 बंदे हैं। अब देखो ई और ए के बीच में सी बैठा हुआ है, अगर हम यहाँ पे ए रखते हैं तो यहाँ तो बी पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कोई सीट वैकेंट है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दो बंदे बैठेंगे वो इस साइड बैठेंगे, मतलब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सी बैठ गया और यहाँ पे ए बैठ गया, और बच गया कौन, एफ। तो पहले दिया हुआ है कि एफ दाया छोर पर नहीं बैठेगा, तो कहाँ बैठेगा एफ, एफ बाएं पे बैठ गया।
ये पहले फिक्स नहीं था कि एफ बाएं पे ही बैठेगा, यहाँ पे दिया हुआ है कि दायां छोर पर एफ नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बायां छोर पे एफ बैठेगा, एफ कहीं भी बैठ सकता है। इसके बाद इस छोर के बाद यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी बैठ सकता था, लेकिन इसको जगह नहीं मिली इस सब में, लास्ट में अगर नहीं मिली तो ये बाएं पे बैठ गया, तो बाएं छोर पर एफ बैठ गया। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दाएं छोर पर एफ नहीं बैठेगा तो इसका मतलब ये हुआ है कि बाएं छोर पर एफ बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है, सोच लेना। एफ कहीं भी बैठ सकता था, लेकिन हमने जब डायग्राम सॉल्व करी तो एफ कहाँ बैठ गया, दाएं छोर पर बैठ गया। अब देखो, मैंने तो डायरेक्ट बैठा दिया तो ये समझ आ गया। एक चीज मैं ये भी कर सकता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो वो देख लो, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड के लिए। हम क्या करते हैं कि इसको बिठा लेते हैं उत्तर की डायरेक्शन इस तरह से, जैसे मैंने बताया था, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। तो हमने बी को यहाँ बिठाया और बी के दाहिने तरफ जाएंगे, बी के दाहिने तरफ, समझ रहे हो ना? नहीं, यहाँ से ई के दाहिने आएंगे ना, ई के दाहिने आ रहे हैं तो ई हम इधर लिखेंगे, तब ना घड़ी के विपरीत दिशा में आएंगे तो बी मिल जाएगा, तो बी मिल, यहाँ मिल गया। अब हम डी के बाएं जाएंगे तो हमें बी मिल जाएगा, तो डी के बाएं गए तो बी मिल गया। अब देखो, ई और सी के बीच में, ई और ए के बीच में, तो ए के बीच में सी बैठा हुआ है, तो हमारा सी हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और सबसे लास्ट में क्या है, एफ बैठा हुआ है, तो हमने यहाँ एफ को बिठा दिया। अब इसी वाली जो लाइन को क्या कर, ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर घुमा लो, पूरे के पूरे को इधर घुमा लो, तो ये वाली हमारी जो लाइन हो जाएगी इस तरह से बैठ जाएगी ना कुछ, 3 2 5 1 6। अब देखो, हमारा एफ ऊपर में है तो एफ इधर आ गया, उसके बाद ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद ई है, उसके बाद बी है, और सबसे लास्ट में डी है। ये हमारा इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो या तो आप, इसमें क्या है कि आपने पहले ये वाले डायग्राम बनाई, फिर उसके बाद इसको ऐसे करके घुमाया, तो इससे अच्छा है ना कि आप डायरेक्ट एफ, ये जो ईस्ट वाली थी वो उसी डायरेक्शन में बना लिया, मैंने उस तरह से आपको पहले पिक्टोरियल बना ली इस तरह से, और फिर उसको इस तरह से बिठा लिया, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 मीटर जो है वो दिया हुआ है कि वेस्ट की तरफ, मतलब पीछे इस साइड, दे सारे के सारे इधर दिख रहे हैं घूमे हुए, तो हम क्या करेंगे, अब डायरेक्शन क्या करेंगे, इस तरफ चेंज कराएंगे, समझ रहे हो ना? अब डायरेक्शन जो हमारा इधर की तरफ पिक्टोरियल बनेगा। सी और ई के बीच में वही क्वेश्चन है क्या, सेम क्वेश्चन है। हाँ, उसमें बस वो क्या किया है कि मतलब ईस्ट और वेस्ट कर दिया है, तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको, शायद मैंने इसी को 1 2 बार कर दिया है। अब क्या करना है, इसी क्वेश्चन को आप वेस्ट की तरफ करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो हमारा जो सी और जो है वो ए और ई के बीच में, सी हमारा ए और ई के बीच में हो गया, तो हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या है, बी ई के तुरंत दाएं है, तो ई के तुरंत दाएं है ना, ई के तुरंत दाएं है। अब हमें ई के तुरंत दाएं जाने हैं, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऊपर से जाएंगे ना, इधर से जाएंगे ऐसे करके, ई के तुरंत दाएं चले गए तो यहाँ पे कौन मिल गया आपको, बी। अब ये दिया हुआ है कि लेकिन डी के तुरंत बाएं है, बी क्या है, डी के तुरंत बाएं है, तो हम डी ऊपर लिखेंगे, तब नहीं यहां से जाएंगे बी के पास तो ये पूरब की तरफ होगा, ये हमारा पूरब की तरफ हो गया, सॉरी पश्चिम की तरफ हो गया, ये भी पश्चिम की तरफ, ये भी एरो हमारा पश्चिम की तरफ ही है, ये भी एरो हमारा पश्चिम की तरफ ही है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, सेम वही बात, एफ दाएं छोर पर नहीं है, तो अब इसको इसी तरह से बिठाएंगे, ऐसे बिठा लिया, 3, पहले 3 को बिठाते हैं ना, क्योंकि अब तो पहले क्वेश्चन बना लिए तो पता चल गया। हम क्या करेंगे, बी को यहाँ बिठाएंगे, ई से जाएंगे ना ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, ई को यहाँ रख लेंगे, देख लो आपको पता चल रहा है कि ये एरो ऊपर से जा रहा है बी के पास, तो ई नीचे आएगा तो बी ऊपर आएगा, तो इस तरह से हमने बिठा लिया। अब डी से नीचे की तरफ आना है, तो डी से नीचे की तरफ आएगा बी, मतलब इधर से आएंगे तो क्लॉकवाइज, इधर से जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो वही तो है, ये दाएं तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, ये बाएं की तरफ आ रहा है तो क्लॉकवाइज, तो ये चीज तो हमें पता चल गया। अब देखो, ई जो है हमारा वो किसके बीच, इसके और ए के बीच में कौन है, सी है, तो ई और ए के बीच में अपना सी हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इस छोर पे कौन है, एफ नहीं बैठेगा, तो हमारा ये वाला छोर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा, अपना ये एफ हो जाएगा। अब देखो सब ऐसे बैठ रहे हैं, तो जब इस साइड फेस करके बैठेंगे तो इसका ये वाला साइड राइट हो जाएगा,
और ये वाला साइड लेफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये समझने के लिए आप सोच लो कि खुद आप यहाँ बैठे हुए टेबल में और पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हुए हो। कोई ऐसा टेबल है लंबा लंबा जिसमें आप पश्चिम की तरफ मुंह करके बैठे हो, तो आपका दाहिना साइड किधर होगा और बायां साइड किधर होगा, मतलब आपका दाहिना हाथ किधर होगा और बायां हाथ किधर होगा। वो वो आप खुद को इमेजिन कर लो, मतलब खुद को सोच लो वहां पे कि आप एक किसी चेयर पे बैठे हो, और चेयर का जो जैसे आपका घर होगा ना, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें, तो आप सबसे अच्छा इमेजिन करने का तरीका होगा कि अपने घर के बारे में सोचो। आपका घर है, उसमें पूरब पश्चिम दक्षिण तक आपको मालूम होगा पहले से, क्योंकि आप बचपन से वहां रह रहे हो। अब सोच लो कि अगर पूरब की तरफ है और आप एक टेबल लगा करके पूरब की तरफ बैठ गए हो, तो आपका हाथ किस साइड होगा, और मतलब दाहिना हाथ किस साइड होगा और बायां हाथ किस साइड होगा। उसी तरह से आप पश्चिम की तरफ बैठ गए हो, तो आपका बायां हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ किधर होगा। तो इस तरह से आप इमेजिन कर लेना और आपको समझ आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ए बी सी डी और एफ दक्षिण की तरफ, मतलब नीचे, दक्षिण दिया है मतलब नीचे की तरफ मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, मतलब इस क्रम में नहीं है, रेंडमली होगा, किसी रेंडमली दिया हुआ है। ए एफ के बाएं चौथे स्थान में बैठा है, मतलब ए जो है वो एफ के बाएं, तो अपना एफ हो गया। और एफ के बाएं, तो एफ के बाएं कैसा होगा, ऐसे होगा, दक्षिण तरफ दिया ना, तो नीचे की तरफ में आना है। तो एफ के बाएं ए बैठा हुआ है चौथे स्थान पर, हमने यहाँ पे 4 लगा दिया। और एफ पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, एफ जो है वो क्या है, अंदर में बैठा हुआ, पंक्ति के अंतिम छोर पे नहीं है, मतलब अंदर में बैठा हुआ है, तो वो हमने लगा दिया यहाँ पे। डी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पे हमें कहीं डी नहीं मिल रहा है ना ई मिल रहा है, तो हमने डी लिखा और ई लिखा। तो ई के दाएं, तो ई के दाएं हम कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे और इस तरह से नीचे आएंगे, और ये कितने स्थान पे है, तीसरे स्थान पे दिया हुआ। बी ए के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो बी जो है ए के बगल में, मतलब पड़ोसी नहीं है, बी ए का पड़ोसी नहीं था, हमने उसे ऐसे करके काट दिया। अब दिया हुआ है कि क्वेश्चन, पहले इसको बिठाते हैं, तो हमने यहाँ बैठा लिया। अब 3 और 6, 3 3 6 बंदे हैं ना, तो यहाँ पे हमको दो, वो 4, एक 5, 5 दिए हुए, एक हमें नहीं पता है। तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ को बिठाते हैं। एफ को हमने बिठा लिया और इस तरह से चलेंगे। इधर हमें मिल जाएगा कौन सा, चौथे नंबर पे, तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन मिल गया, ये मिल गया। ये पता है कि एफ अंतिम नहीं है, तो एफ के बाद भी एक कोई होगा। अब देखते हैं तो टोटल कितने बंदे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 बंदे बैठ गए हैं। तो एफ तो अंतिम छोर पे बैठा हुआ है, तो एफ अंदर में, तो इसलिए हमें एक को यहाँ इधर बिठाना जरूरी था। अब हम देखते हैं कि एक के बगल में बी नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं बैठ सकता है, समझ लो ना, बी यहाँ पे नहीं बैठ सकता है, तो हमने बी को यहाँ नहीं बिठा सकते हैं। ये आप समझ में आ गया। अब देखिए, हमको पहले तो ये करना है कि ई से डी के पास जाना है, ई से डी के पास जाना है। तो अगर हम यहाँ पे ई को बिठाते हैं यहाँ पे, तो डी के पास जाएंगे तीसरे में, तो 1 2 3, तो यहाँ मुझे एफ मिल गया। एफ चिल्लाएगा भाई सर पे बिठोगे क्या, तो यहाँ पे तो डी को नहीं बिठा सकते, ना ही ई को। जब यहाँ पे डी नहीं बैठेगा तो ई यहाँ नहीं बैठेगा। हमने क्या किया, अब ई को हम क्या करते हैं, यहाँ बिठा लेते हैं। ई को यहाँ बिठाएंगे तो यहाँ से 3 इधर जा ही नहीं सकते, 3 पहले जगह है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही जगह बचती है, कौन सी, ये वाली, और हमने यहाँ पे ई को बिठाया, तो डी को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा, और डी मेरा यहाँ बैठ गया। अब जब बी को हम यहाँ नहीं बिठा सकते हैं, तो बी किधर बैठेगा, एक ही जगह खाली बचा है, तो बी अपना इधर बैठ गया। और इसमें से जो बच्चा बच गया, तो कौन बच गया है, एक सी मुझे नजर नहीं आ रहा है, सी आज एब्सेंट हो गया है, तो इसको मुझे जगह खाली छोड़नी होगी, और उस जगह पे ये अगर कल आएगा तो यहाँ बैठ जाएगा। तो ये सब की सब यहाँ पे अच्छे से बैठ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं, सी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं। देखो, अपना ये सी हो गया और अपना एफ हो गया, इसके बीच कितने बैठे हुए हैं, 2 बैठे हुए हैं, सिंपल। ए के संदर्भ में ई का स्थान क्या है, देखो अपना ए है, और उसके संदर्भ में बोला, इसके संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है। अपने आप को सोचो कि अगर आप ई के डायरेक्शन में बैठे हुए, नीचे की तरफ एक टेबल आपका है, और उसमें आप दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए, मतलब नीचे की तरफ मुंह करके बैठे हुए, इस टेबल पर सोच लो खुद को कि आप नीचे की तरफ बैठे हुए, तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा और बायां हाथ किधर होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका दाहिना हाथ किधर होगा, इस साइड होगा, और बायां हाथ इस साइड होगा। तो ए के दाएं में दूसरे नंबर पे है ना ई, तो देखो दाएं से दूसरा हो गया। अब दिया हुआ है कि कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठे लोगों को निरूपित करता है, तो अंतिम छोर पे कौन है, डी और ए है, तो कहीं पे डी और ए मिल जाएगा, तो अपना डी और ए मिल गया लास्ट वाला। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। अब देखो,
ये सारी मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए। इसमें आप जो क्लोज सरफेस था, जो मैं इसको प्रिंट हटाता हूँ, तो मैंने आपको क्लोज सरफेस में सर्कल वाला बता दिया या फिर रेक्टेंगल बता दिया। हो सकता है आपको ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी आ जाए कि ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है, तो ट्रायंगल वाला भी आ सकता है जिसमें 3 बंदे हैं, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा क्योंकि इसमें 3 ही बंदे बैठ रहे हैं, तो 3 का रिलेशन कैसे बना सकते, कितने में बनेगा, समझ सकते हो। 4 वाला भी बहुत कम ही मतलब हार्ड रहता है, ये भी इजी रहता है। हाँ, इसमें हार्ड कब हो जाएगा जब आपको रिलेशन दे देगा लेकर के, मतलब ए बी के दाएं चौथे बैठा हुआ है लेकिन वो सी का भाई है, तो इस तरह से जब होगा, जब रिलेशन बन जाएगा ब्लड रिलेशन, तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर सिंगल में दिया तो वो आपको बहुत इजी बन जाएंगे। सर्कल में 4 बंदे दिया हुआ है, वो भी इजी क्वेश्चन है। अगर 5 दिया वो भी उससे थोड़ा मॉडरेट होगा, लेकिन 6 7 8 बंदे देते हैं तो वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो मैंने आपको ये बता दिया, ये वाला बता दिया। ये वाली बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप खुद भी बना सकते हो, बिना डायग्राम बना हुए पढ़ करके भी सॉल्व कर सकते हो ये ट्रायंगल वाली क्वेश्चन, तो इसे बताना जरूरी नहीं था। अब उसके बाद मैंने आपको लाइन वाली बिठा दी कि आपको उत्तर की तरफ बैठा हुआ है या दक्षिण की तरफ बैठा हुआ है, वो कैसे आपको करना है वो बता दिया। अब देखो इसमें क्या होता है, 3 4 जो टाइप के क्वेश्चन है वो मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं लगता है कि ये जरूरी है आपके जो लेवल के एग्जाम जो होंगे, क्योंकि सीजीएल के भी जो एग्जाम होते हैं ना उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। सीजीएल मेन, सॉरी सीजीएल के जो प्री होते हैं उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सीजीएल एसएससी या उसके जो एग्जाम है मतलब उसमें हार्ड होते हैं, तो उसमें जब क्वेश्चन नहीं आते हैं तो फिर पढ़ा करके फायदा गया। ये बैंकिंग के सिलेबस की एग्जाम है और बैंकिंग के सिलेबस के लिए मतलब अब बहुत कम जो लड़के हैं वो तैयारी कर रहे हैं। जो मेरे जो बच्चे मुझे बोले थे बताने के लिए, जो मेरे दोस्त हैं या फिर मुझसे छोटे भाई जो हैं, तो वो सब सारे एसएससी लेवल के एग्जाम, एसएससी या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि ये सब क्वेश्चन, या फिर जो सीटीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए इस टाइप की मतलब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है जिसमें 2 लाइन में दी हुई है या फिर एक लाइन में कोई ऊपर की तरफ देख रहा है कोई नीचे की तरफ दे रहा है, तो रैंडमली है, या फिर सर्कल में ही एक बाहर देख रहा है एक अंदर देख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मतलब आएंगे वो बैंकिंग सिलेबस का है, तो मुझे तब ये बताने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है कि मैं यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊं या फिर आपको बताऊं ये सब। और यहाँ जब कुछ मेरे 5 10 बच्चे अगर हो जाएंगे बैंकिंग की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर उनको मैं वो बताऊंगा। तो इसके लिए मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं फालतू के लिए आपको परेशान करूं या फिर आपको टाइम बर्बाद करूं, क्योंकि जब आपको समझना ही नहीं है मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं तो फिर प्रैक्टिस करके क्या फायदा। प्रैक्टिस तो उस पर करना है ना जो आपके क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और जो एग्जाम में आएंगे उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो मैंने इसलिए आपको ये सब बताया नहीं। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप घर पे करना। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार आप स्क्रीनशॉट कर लेना और इसको करने की कोशिश करना। मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मैंने सर आपको बता ही दिया था, लेकिन एक बार फिर आप खुद से कर देना। 5th क्वेश्चन जो है ये मैंने बता ही दिया था, तो एक बार फिर से करके देखना। यहाँ पे एक 6th क्वेश्चन भी दिया हुआ है, वो भी करके देखना। फिर उसके बाद और कुछ क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन करना घर पे कि ये, उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, 1 2 3, टोटल 4 क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये भी करना है आपको। तो बस इतना ही था। तो ये वीडियो शॉर्ट शॉर्ट ही हुई है, ये छोटी वीडियो थी, इसमें मैंने सारे आपको जो पीछे के बच्चे हुए थे, हाँ लेकिन बस एक बार ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि अगर आपको दायां बोल रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है ऐसे, चाहे आपको जिधर बिठाना मर्जी हो, ऐसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो। अगर घड़ी की दिशा में मतलब दायां बोल रहा है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये जो था वो किस चीज का था, दायां के लिए था। तो घड़ी की विपरीत दिशा है ना, तो ये दाएं के लिए, लेकिन जब बाएं के लिए होगा तो घड़ी की दिशा में, जब बायां बोलेगा तो घड़ी की दिशा में, इस तरह से। तो घड़ी की दिशा में जब करना है तो बाएं के लिए, और जब घड़ी की विपरीत दिशा में करना है तो दाएं के लिए। तो आप समझ रहे हो बात को। जब पड़ोसी दिया होगा तो इस तरह से, जैसे पता नहीं है कि वो राइट है कि लेफ्ट है। जब आपको मतलब दिया कि पड़ोसी नहीं है तो उसे काट देंगे, ऐसे कैंसिल कर देंगे। जब दिया कि क्लोज सरफेस में सारे सारे अंदर देख रहे हैं तो इस तरह से, या फिर लाइन में
अंदर है तो इस तरह से, या लाइन में दोनों छोर पर में से किसी एक छोर पर है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे एरो के दे करके, या फिर क्रॉस कर लेंगे। और अगर सर्कल में अंदर की तरफ बाहर की तरफ दिख रहा है तो उसको हम क्रॉस कर लेंगे ऐसे करके। हो गया ना। ये सब कुछ पॉइंट मैंने आपको बताई थी, वो आप नोटिस करके उसको कहीं पेज पे, मतलब छोटा सा आप एक सर्कल पेज के किसी रफ या जो आपका कॉपी होगा फेयर वाली कॉपी, उसमें ऐसा करके लिख लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा ये सारी बातें, कि मतलब सर जो ऐसे डायग्राम है दाएं के लिए ये वाले डायग्राम, और ये वाला डायग्राम बाएं के लिए, मैं भी मतलब कंफ्यूज हो जाऊँ, सोच रहे सकते हो कि आप कितने कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि ये वाली डायग्राम मतलब बताने का सेंस वही होता है, लेकिन बोला कुछ और चला जाता है। ये आपके बाएं के लिए क्लॉकवाइज है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज आपके दाएं के लिए। फिर आप ऐसे कर लोगे, फिर इन अंदर की तरफ ये कर लोगे, बाहर की तरफ के लिए साइन लगा लोगे। ये वाला डायग्राम भी क्या है, जो मतलब लकीर लाइन में बैठी हुई है लेकिन दोनों छोर पर में से है तो वो उसके लिए होगा। और लाइन में बैठी हुई है लेकिन अंदर की तरफ बैठे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं कहीं पे, तो उसके लिए भी ये वाली साइन हो जाए। ये चार पांच जो साइन है वो आप याद रख लोगे तो फिर आपको कहीं पे भी नोटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सिटिंग अरेंजमेंट आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने सारे बेसिक से आपको पढ़ाया था और मैंने सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, मतलब उससे थोड़े हार्ड हार्ड करके। अब आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से लगेंगे, आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए एसएससी लेवल का, मतलब अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो ना तो वहां पे टाइप कर लेना कि आपको कौन सी, जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सर्च करके यहाँ से आप आओगे यहाँ पे, और एक मिनट देखो, यहाँ आप सर्च करोगे कि सेटिंग अरेंजमेंट, टैलेंट ऑफ है, कोई नहीं, आप ऐसे एसएससी सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन यानी कि आप सर्च कर लोगे और वहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब एग्जाम कीड़ा है या फिर बहुत सारे वेबसाइट है आपको उस लेवल के एग्जाम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो क्वेश्चंस आप लगाओ, या फिर आप टेस्ट देते हो टेक्स्ट बुक से तो वहां से टेस्ट दो लेकर के, तो फिर उसमें आपको उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर सेक्शनल वाइज जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें होंगे, या फिर आप चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे तो उसमें आपको उस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन है, आप बहाने मत बनाओ कि मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहे, मेरे पास कोई बुक नहीं है, मैंने बुक से तैयारी नहीं करी, ये सब बहाने बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप क्वेश्चन कहीं से भी करो, आप सर्च करो ना ऑनलाइन, आपको बुक खरीदने की जरूरत है। मैंने इतनी सारी प्रिपरेशन की, आज तक कोई बुक मतलब किसी स्पेसिफिक जो बोलते हो रीजनिंग के लिए या फिर मैथ के लिए मैंने कोई बुक आज तक परचेज ही नहीं की। बस जब आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना तब ऑनलाइन क्वेश्चन सर्च कर लो, आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपको करने हैं, किस टॉपिक से करने हैं, तो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है ऑनलाइन। तो फिर क्यों फालतू के आप बुक में जाओगे ये सब करोगे, और घर बैठे आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं, ना आपको पैसे लग रहे हैं ना मेहनत लग रहे हैं, आप बुक परचेज करने के लिए दुकान जाओगे वहां जाओगे ये करोगे, बहुत सारे मतलब दिमाग में कंफ्यूजन है कि इस क्वेश्चन इस बुक से करें उस बुक से करें, किस टीचर का करें नहीं करें। तो क्वेश्चन आप ऑनलाइन करो, मेरे हिसाब से वो आपके लिए बेटर रहेगा। प्रीवियस ईयर सेट लगाओ, प्रीवियस ईयर का टेस्ट दो। सेट अगर आप ऑफलाइन सेट देते हो ना उससे अच्छा रहता है कि आप ऑनलाइन दो। ऑनलाइन अगर आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में दे सकते हो, लेकिन छोटा कि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है तो उसके लिए स्क्रीन एमुलेटर आता है, मतलब वो आपका एक 250 का सेटअप आएगा, वो बॉक्स करके आता है इतना बड़ा, तो वो आप उसमें अगर मोबाइल को दे देते हो तो वो आप लैपटॉप की तरह बड़ा हो जाता है, मतलब स्क्रीन आपको बड़ा दिखाएगा। फिर उसमें आप टेस्ट दो, अगर आप उसमें बोलो कि मैं फिर उसमें टच कैसे करूंगा तो उसके लिए आप की वो जो आता है ना माउस, तो वो आप ओटीजी लगा मतलब ये सब बताना की जरूरत नहीं है, मैं आपको आप समझ सकते हो खुद। तो ओटीजी परचेज कर लो, ओटीजी लगा करके 20 से 30 रुपए में ओटीजी आते हैं, उसको अपने एक माउस ले लो 250 का, मतलब टोटल मिला के 500 का खर्चा कर लो, और फिर आपको एकदम फीलिंग आएगी किसकी, तो लैपटॉप वाली फीलिंग आएगी, डेस्कटॉप वाली फीलिंग आएगी। तो आप उस तरह से भी मतलब टेस्ट दे सकते हो। तो ये सब सारी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सब सारी चीजें की हुई है, पहले मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं ऐसे ही करता था टेस्ट देने के लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओटीजी परचेज कर लो, 20-25 रुपए के मिल जाएंगे। एक माउस ले लो,
250 200 की वायर वाली आ जाएगी, 200 की, मतलब मार्केट में तो 100 की भी मिल जाती है, जो आपको लगे कि अच्छी चल रही है। फिर उसके बाद आप एक स्क्रीन मोटर, मतलब 150 200 का वो आ जाएगा। तो ये सब करके आप अपने मोबाइल को लैपटॉप की तरह यूज कर सकते हो। और फिर उस पे आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट दो, आपको इजीली, मतलब फिर क्लिक करने में भी आपको एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, जैसे एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो माउस से क्लिक करते हो, ये करते हो, तो वो सारी वहां पे आपको मिल जाएगा। और आप आराम से एग्जाम भी दे पाओगे, टेस्ट भी दे पाओगे। और ये सारे टेस्ट लगाया करो, पूरे दिन टेस्ट लगाओ, मतलब दिन में कम से कम 2 से 3 टेस्ट अगर देते हो ना, तो 200 क्वेश्चन, मतलब अगर आप, ये एक मेरी बात यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप एक दिन में ना, अगर मान लो 3 टेस्ट देते हो, टोटल 3 टेस्ट दिए, तो अगर 100 क्वेश्चन हुए, तो टोटल 300 क्वेश्चन हो गया। 300 क्वेश्चन में से आप अगर मान लो कि आपने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तब भी आप 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लोगे मिनिमम। आपको बच के 200 क्वेश्चन। अब 200 क्वेश्चन में से कुछ होंगे जो आपने अटेम्प्ट किया होगा लेकिन गलत हो गया होगा, मतलब मान लो कि कुछ 100 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट किया होगा लेकिन गलत हो गया होगा, तो उस पर आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। आप देखोगे कि मुझे क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो गया, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आपको उसके बारे में पता है, लेकिन क्वेश्चन आपकी गलत हो गई थी किसी न किसी वजह से, तो आप फिर वो जब रिवीजन करोगे ना, तो पता चल जाएगा कि अरे यार, ये तो मैंने यहाँ पे चीज छोटा सा मिस कर दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो 200 क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो गया, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा। बचे 100 क्वेश्चन, ये जो 100 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको टाइम लगेंगे। तो आपको दिन में उस 100 क्वेश्चन को करने हैं, उसमें आपको मैथ के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद क्या बोलते हो, रीजनिंग के कुछ होंगे, इंग्लिश के कुछ होंगे। तो इस तरह से आपको टेस्ट लगाने हैं। जब जब 25-25 सारे मिल जाते हैं, 25-25 और 25, 4 सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन है, तो जब आप 300 टेस्ट दोगे तो 75-75 क्वेश्चन तो आएंगे ना, सब में 75 आएंगे। तो मैथ 75 होंगे, इंग्लिश 75 होंगे, जीके जीएस 75 होंगे, और आपको एक जो रीजनिंग छूट गया तो रीजनिंग 75 होंगे। तो मतलब 4 सब्जेक्ट में आपको सारे के 75-75 क्वेश्चन आप रोज कर रहे हो, मतलब हर एक टॉपिक से आप 1-2 क्वेश्चन रोज कर रहे हो। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा, रोज आप रिवीजन करते हो, आपको वो टॉपिक माइंड से जाएगा नहीं, आप कोई भी जो आपकी कंसेप्ट है वो माइंड से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि हर एक 1-2 दिन पे आपकी वो रिवीजन होती रहती है, और आप उस पर अपना पूरा दिमाग, जब आपको एक क्वेश्चन, जैसे मान लो सिटिंग मैनेजमेंट से आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आज, तो अभी ये क्या होगा कि 2 दिन तक 3 दिन तक ये कंसेप्ट आपके माइंड में रहेगा, आप भूलोगे नहीं। फिर अगर मान लो कल के टेस्ट में तो सिटी मैनेजमेंट के टॉपिक पे एक नया क्वेश्चन आएगा ही। अगर 25 क्वेश्चन आपको एक टेस्ट में आ रहे हैं, एक टेस्ट में 25 क्वेश्चन आएगा, जितने भी सारे आप टेस्ट, मतलब टॉपिक है, उससे तो एक, कम से कम एक तो क्वेश्चन आएगा ही ना। सोचने वाली बात है, एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही। अब डेली आप 3-3 क्वेश्चन एक टॉपिक से कर रहे हो, एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो चीजें आपको बार बार क्या हो रही है, रिविजन हो रही है, बार बार आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आपको कभी भूल ही नहीं सकते हो। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास थ्योरी नहीं है ना, तो थ्योरी भी करो और साथ साथ टेस्ट भी देते रहो, दो चीज करना है आपको। अगर आप यहाँ पे टेस्ट भी दे रहे हो और थ्योरी भी कर रहे हो, तो जो आपको आ रहा है वो तो आप टेस्ट में कर ही रहे हो, जो नहीं आ रहा है तो आप देख लो कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है उसमें से देख लो कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं बना, तो उसको आपको देखना है। आपको लगेगा कि नहीं यार, मैंने तो ये पढ़ा नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन आ गया, चलो उसको छोड़ देते, समझ रहे हो ना। और जिन बच्चों ने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो वो देख लेगा कि भाई मैंने ये यहाँ पे ये पढ़ा था और मैंने ये यहाँ पे गलती कर ली, तो उसको रिकॉल कर लेगा, सही कर लेगा। फिर लगे यार मैंने तो ये पढ़ा है लेकिन ये क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है, तो उसको करने की कोशिश करेगा, सीखने की कोशिश करेगा मुझे कैसे सॉल्व करना है। ये सब सारी बातें हैं जो मैं आपको, आज कुछ टाइम एक्स्ट्रा बचा था क्योंकि क्वेश्चन कम थी, तो मैं सब बारे ये सब सारी बातें आपको बता रहा हूँ। तो ये सब सारी बातें आप ऐसे करना तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि मैंने ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तैयारी करना आपका काम है, और वो जब तक आप करोगे नहीं, तो आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है तैयारी। और आपके अलावा अगर तैयारी कोई और नहीं कर सकता, तो फिर आपके अलावा एग्जाम, आपको रिजल्ट तो आपको ही आएंगे ना। अगर आप अच्छे से मेहनत नहीं करो, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करना ही जरूरी है। तो अपने आप को एक्सक्यूज मत दो, और अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो। सारे सब कुछ अवेलेबल है आपको। जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त हैं, तो मैं तो वो जब हमसे मिलते हैं तो मैं उसको बताता ही हूँ। अगर वो अभी घर पे नहीं है, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, तो मैं आप, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, मतलब यूट्यूब पढ़ा रहा हूँ। कि क्या होता है कि कभी कोई बच्चे आते हैं, कोई नहीं आ पाते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो, जब तक ज्वाइनिंग हो रही है उससे पहले अगर, मतलब क्लासेस में दे पा रहा हूँ, अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी तो वहां से भी क्लासेस ले लूंगा, क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से मैं कहीं से भी क्लास ले सकता हूँ।
मेरे जो छोटे भाई हैं वो अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तो मुझे भी खुशी होगी, उनके पेरेंट्स को भी खुशी होगी, और अगर वो जॉब ले लेते हैं तो उन्हें भी खुशी होगी। तो मुझे ये सोचना है कि मैंने ये सोच करके पढ़ाना स्टार्ट किया था, कम से कम हमारे जो गांव में मतलब पोखराम है ना, उसमें सारे लोग जो पढ़ रहे हैं, अभी जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, तो मेरे से जो छोटे हैं या फिर मेरे साथ हैं, तो वो सारे लोग अगर मेरे वीडियो से, मेरे एक्सपीरियंस से अगर उनको फायदा हो रहा है, तो 1-2 घंटे समय निकालने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं ये करता रहूंगा। और मैंने पहले भी किया था, मैंने ऑफलाइन पढ़ा रहा था। मेरे जो बहुत सारे छोटे भाई थे वो घर पे आकर के पढ़ते थे, तो मैं तो पहले पढ़ा ही रहा था ना यहाँ पे, अब तैयारी भी कर रहा था और साथ साथ पढ़ा भी रहा था। तो अब अच्छा है कि मुझे जब भी टाइम मिलता है, सुबह टाइम मिलता है तो मैं सुबह बना लेता हूँ, दोपहर में मिलता है तो दोपहर वीडियो दे देता हूँ, शाम को मिलता है तो शाम को दे देता हूँ। उसमें क्या था कि ऑफलाइन में कि मेरे पास फिक्स टाइम थे कि इतने बजे टाइम में उनको आना है, फिर उसमें अब क्या होता था, मैं कभी अवेलेबल नहीं रहता था, मैं कहीं एग्जाम देने चला गया या फिर मुझे कोई काम आ गया, तो उस टाइम में नहीं रहता था। कभी उन लोगों को टाइम नहीं मिलता था पढ़ने के लिए कि वो उसमें से कुछ लोग आए कुछ नहीं आए, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके माध्यम से क्या हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब जब मुझे मन होता है तो मैं पढ़ा देता हूँ, उनको जब मन होता है तो वो तक क्लास कर लेते हैं। आप इसलिए देख रहे हो मेरे वीडियो मतलब वही 40-50 व्यू ही होती है, क्योंकि यही सब जो लोग हैं, मतलब यही 40-50 जो लोग हैं वही देखते हैं, उससे ज्यादा मुझे जरूरत भी नहीं है मतलब व्यू जाने की। मैंने बोला था ना कि मैं आज तक कभी लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मैंने आपको कभी कहा नहीं है कि मेरा वीडियो लाइक कर लो शेयर कर लो, मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि शेयर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई जितने बच्चे जो हमें जानते हैं वही पढ़ेंगे ना। मैं तो कोई बहुत बड़ा रिनोन्ड फैकल्टी नहीं हूँ, मैं कोई इतना बड़ा टीचर नहीं हूँ कि जो मुझे से मतलब फेमस होना, ये होना, वो होना। मुझे तो अभी कहीं ऊपर वाले के पास जॉब भी लग गई है, तो अब कुछ दिन बाद ज्वाइनिंग होगी तो फिर वहां चला जाऊंगा। लेकिन हाँ, कोशिश रहेगी कि हमेशा वीडियो बनाऊं अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और उनको हमेशा मोटिवेट करूंगा, और मुझसे जो हेल्प होगी वो मैं करते रहूंगा। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलते हैं।